नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। एक बार बताएं सबसे पहले, हर बच्चा जो अभी क्लास कर रहा है वो प्लीज़ एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि तैयारी आप सभी की कैसे चल रही है और लाइक का बटन जरूर दबा दें। ठीक है, ये काम शुरुआत में करें। मैं आपकी क्लास को शुरुआत करता हूँ। ये जो क्लास है वो इंडियन पॉलिटी की चल रही है, आप सभी जानते हैं। और कमेंट में बताएं कि तैयारी कैसी चल रही है, कितने सब्जेक्ट की क्लासेस आप अभी कर रहे हो। पॉलिटी यहाँ पर कराई जा रही है। सेल्फ स्टडी आप कितना कर रहे हो, कितने घंटे कर रहे हो, एक बार सबसे पहले ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। हर बच्चे का जो कमेंट है वो पढ़ा जाता है, आपको रिप्लाई दिया जाता है। एक बार आप बताओ, तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई मिल रहा होगा। अभी देखिए, आप सभी बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, घर रहते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे के आप ये कह सकते हैं कि पैसे और रिसोर्सेज का अभाव है, संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, वो बच्चे ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर जुड़कर यहाँ पर फ्री क्लासेस कर सकते हैं। जो तैयारी है वो बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है वो निःशुल्क यहाँ पर फ्री में कराया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बुक्स भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं फ्री में। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, आप सभी जो बच्चे यहाँ पर नोट्स जिन्हें मिल रहा है फ्री में, बुक्स जो मिल रही हैं, फ्री क्लासेस मिल रही है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या हो तो आप 9711410448 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, आपको इंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार सबसे पहले आप बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार बताओ। तो लास्ट क्लास में हमने शंकरी प्रसाद केस पढ़ा था, है ना। शंकरी प्रसाद जो मामला था, शंकरी प्रसाद का जो केस था वो हमने देखा था। ठीक है, अब आज इसके आगे और शंकरी प्रसाद वाले केस में क्या जजमेंट आया था कोर्ट का, वो भी आप एक बार बताएं। पहला संविधान संशोधन वाला एक बार बताएं, जिन्होंने क्लास की है एक बार बताएं। देखिए, इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो चैनल है ओनली यूपीएससी से हट कर, देखिए ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, शुभम मिश्रा मेरा पर्सनल चैनल है। जो हम मुझे फॉलो करना चाहते हैं बच्चे, वो देखिए ये साइड में मेरा चैनल दिख रहा है शुभम मिश्रा के नाम से, इसको आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है इस चैनल की, शुभम मिश्रा वाले चैनल की, मेरे चैनल की, वो इस चैनल की लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं आपको अपनी डेली जो लाइफस्टाइल है वो दिखाता रहता हूँ और आगे आपको देखने को मिलेगी, और यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हैं वो आती हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, लास्ट क्लास में हमने शंकरी प्रसाद वाले केस में देखा किस प्रकार से जो कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट दिया। कोर्ट ने लास्ट में ये माना शंकरी प्रसाद वाले केस में कि हाँ, जो पार्लियामेंट है हमारी, जो संसद है हमारी, उसको क्या है, उसको शक्ति है 368 के माध्यम से यहाँ पर वो क्या कर सकती है, मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। हमने शंकरी प्रसाद वाले केस में देखा कि वही भैया सामाजिक आर्थिक समानता लाने के लिए ये किया जा सकता है कि मूल अधिकार में भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पर संशोधन परिवर्तन यहाँ पर हमारी जो संसद है वो कर सकती है। कोर्ट ने यहाँ पर माना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या प्रोग्रेस इस केस में हुआ। ठीक है, देखिए यहां पर आगे इस केस में कुछ प्रोग्रेस ये हुआ कि ये जो आपका जो सरकारें थी, जो राज्य सरकारें थी, वो क्या कर रही थी भैया, कानून बनाए जा रही थी। किसका कानून बनाई जा रही थी, वही जमींदारी प्रथा वाला, कि अगर किसी के पास जमीनें हैं तो वो सरकार उसे एक्वायर कर सकती है। ठीक है, अब ये केस ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो साफ साफ कह दिया था कि हाँ भैया ये जायज़ है और सरकार ऐसा कर सकती है सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए। अब इसी संदर्भ में क्या हुआ भैया कि हेनरी और विलियम गोलकनाथ दो भाई थे। क्या थे भैया, हेनरी और गोलकनाथ, ये क्या थे, ये दो भाई थे। ठीक है, ये दो भाई थे, ये पंजाब के रहने वाले थे। ठीक है, और इन दोनों भाइयों के पास पंजाब में लगभग 500 एकड़ क्या थी, जमीनें थी। 500 एकड़ के आसपास यहाँ पर जमीनें थी। अब जो पंजाब सरकार है, ठीक है, पंजाब सरकार, पंजाब गवर्नमेंट द्वारा एक लॉ, एक कानून पास किया गया। ठीक है, पंजाब सरकार द्वारा क्या किया गया, पंजाब सरकार द्वारा एक कानून पास किया गया, कानून लाया गया। ठीक है, अच्छा, ये जो मामला है हम क्या पढ़ रहे हैं, ये गोलकनाथ वाद पढ़ रहे हैं हम लोग। किस नाम से जाना जाता है, ये जो मामला है, ये जो केस है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, गोलकनाथ वाद या फिर गोलकनाथ केस पढ़ रहे हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का ये जो मामला था वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, दो भाई थे हेनरी और गोलकनाथ, 500 एकड़ ज़मीनें थी इनके पास। अब ये ज़मीनें तो थी, अब ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा एक कानून पास किया गया, और ये कानून जो पंजाब सरकार यहाँ पर लेकर आई, इस कानून के तहत ये बोला गया भैया, अच्छा कानून जो लेकर आई इसका नाम ये था कि भैया यहाँ पर नाम था पंजाब सिक्योरिटी एंड लॉ टेन्योर एक्ट ये बना था 1953 में, ठीक है। 1953 में यहाँ पर पंजाब सरकार द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, ये कानून लाया गया, पंजाब सिक्योरिटी एंड लॉ टेन्योर एक्ट 1953। अब ये कानून जो है वो क्या कहता है, देखिए इसके तहत ये था कि भैया गवर्नमेंट ने बोला कि एक व्यक्ति के पास केवल 30 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। एक व्यक्ति के पास मतलब एक जो व्यक्ति है वो 30 एकड़ ज़मीन ही क्या है, सिर्फ रख सकता है अपने पास, ठीक है। अब भैया 30 एकड़ ज़मीन सिर्फ रख सकता है। अब ये जो गोलकनाथ और हेनरी थे, इन दोनों भाइयों के पास 500 एकड़ ज़मीनें थी। अब ऐसे में तो भैया इन दोनों भाइयों के पास 30 यानी कुल 60 एकड़ ही ज़मीन रख सकते थे, और यहाँ पर 500 एकड़ ज़मीन मतलब, और जो 400 आप ये कह सकते हैं 40 एकड़ जो ज़मीनें थीं वो कहाँ चली जाती भैया, वो सरकार के पास चली जाती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लगभग यहाँ पर क्या हुआ भैया, 88% जो लैंड इनका था, जो ज़मीन थी इनकी, वो कहाँ चली जाती, सरकार के पास चली जाती, ख़त्म हो जाता मामला। 30 एकड़ ज़मीन ही वहाँ पर रख पाते एक दोनों भाई, 30-60 एकड़। तो अब क्या हुआ भैया, सरप्लस यहाँ पर मानी जाएगी। इन्होंने कहा कि सरकार ने कहा और जितनी ज़मीनें होंगी वो क्या होंगी, सरप्लस मानी जाएंगी और वो चली जाएंगी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब जो दो भाई थे गोलकनाथ ब्रदर्स थे, इन्होंने इस कानून को क्या बनाया, इन्होंने इस कानून को माना असंवैधानिक कराने के लिए ये क्या पहुँच गए, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, मतलब ये दोनों भाई, अब इन्हें टेंशन तो होगी भैया, किसी की ज़मीन अगर जा रही है तो टेंशन होगी ही होगी। तो अब इस कानून के अगेंस्ट में ये दोनों ब्रदर गोलकनाथ कहाँ पहुँच गए, गोलकनाथ ये जो दोनों भाई थे वो कहाँ पहुँच गए, वो इस कानून को, जो ये पंजाब सरकार कानून लेकर आई थी, इस कानून को असंवैधानिक मनवाने के लिए, क्या करने के लिए, इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवाने के लिए, असंवैधानिक कराने के लिए किसका प्रयोग किया होगा, आर्टिकल 32। याद करिए, अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधा आर्टिकल 32 के तहत कहाँ पहुँच सकते हो भैया, सुप्रीम कोर्ट। तो इस कानून को असंवैधानिक कराने के लिए कहाँ, आर्टिकल 32 के तहत कहाँ पहुँच गए, के तहत सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लिख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, ठीक है, पहुँच गए। अब इनका क्या मानना था, ये जो ब्रदर थे दोनों गोलकनाथ ब्रदर्स, इनका मानना था कि ये कानून जो है वो इनका जो मूल अधिकार है इसका वायलेशन कर रही है। क्या कर रही है भैया, ये क्या कर रही है, ये दो भाई थे, इनका क्या मानना था, क्यों ये पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट तो तभी आप पहुंच सकते हैं 32 के तहत जब आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा हो। तो इन्होंने कहा कि ये जो कानून पंजाब सरकार लेकर आई है वो क्या कर रही है, वो मेरे क्या कर रही है, मेरे मूल अधिकार का क्या कर रही है, हनन कर रही है। कैसे हनन कर रही है, मूल अधिकार का वायलेशन कैसे कर रही है, इन्होंने कहा हनन कर रही है। अब ये कैसे कर रही है, इन्होंने कहा कि भैया ये जो संविधान में हमारे मूल अधिकार में आर्टिकल 19(1)(f) कल पढ़ाया था ना, बताया था ना क्या है भैया, ये जो आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 19(1)(g) ये जो दोनों दिया गया है, इसका ये हनन कर रही है। कौन, जो सरकार, यहाँ पंजाब सरकार जो कानून लेकर आई है वो क्या कर रही है, वो हमारे मूल अधिकारों में आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 19(1)(g) का हनन कर रही है। एक बार कमेंट में बताएं कि 1(f) क्या है, 1(g) क्या है, एक बार बताएं। देखिए 1(f) क्या है भैया, संपत्ति का अधिकार है ना, था ना भैया, कि भैया संपत्ति का अधिकार था ना, कि आर्टिकल 19(1)(f) में। अच्छा, ये ध्यान में देने वाली बात है। आप तो अब समझ रहे होंगे कि ये तो संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, तो सर ये क्यों यहाँ पर ये लोग कोर्ट में चैलेंज करने पहुँचे थे। देखिए, जिस वक्त यहाँ पर ये लोग कोर्ट में चैलेंज करने पहुँचे थे, उस वक्त ये कौन सा समय चल रहा है, ये 1960s का समय चल रहा है, 1960 का समय चल रहा है। तो उस वक्त ये जो संपत्ति का अधिकार था वो
कहाँ संविधान में था, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो अभी संपत्ति का अधिकार संविधान से खत्म किया गया, नहीं, उस वक्त ये संविधान में था 19(1)(f), है ना। और कब खत्म किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये खत्म किया गया, संपत्ति का अधिकार डिलीट किया गया आर्टिकल मूल अधिकार से, है ना। तो उस वक्त था। तो ये दोनों ब्रदर क्या है, पहुंचे, कहें कि भैया ये हमारे आर्टिकल 19(1)(f) का वायलेशन कर रहा है और आर्टिकल 19(1)(g) का भी वायलेशन कर रहा है। जी क्या कहता है ये वाला? ये कहता है भैया कि किसी भी प्रोफेशन को अपनाने का अधिकार है। मतलब अगर ये संपत्ति रख रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं जमींदारी वाला मामला कर रहे हैं, इनका ये मान लेते हैं प्रोफेशन ही है, इनका क्या है, इनका ये कह सकते हैं इनका रोजगार ही है, मान लेते हैं वो जमीन वाला मामला प्रोफेशन ही है इनका। तो ये क्या है, ये भी कह रहे हैं कि ये प्रोफेशन हमारा है और इसका वायलेशन कर रहा है, इसका हनन कर रहा है। तो इन्होंने ये दोनों को बेसिस बनाया, क्या बनाया? आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 19(1)(g) को मूल बेस बनाया और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कहा कि भैया ये जो छीन रहे हैं मेरी संपत्ति, यहाँ पर पंजाब सरकार छीन रही है और ये हमारे प्रोफेशन के अधिकार को भी छीन रही है, वो क्या है भैया, यहाँ वायलेट कर रहा है और हमें क्या है, हमें यहाँ पर सुरक्षा इससे दी जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बैकग्राउंड को बनाकर तो यहाँ इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पहुँचे। अब इसके साथ पंजाब सरकार ने क्या कर दिया था, पंजाब सरकार ने ये कानून लाते ही क्या कर दिया था, इस कानून को कहाँ डाल दिया था, इस कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया था। कहाँ भैया डाल दिया था? 9th शेड्यूल में डाल दिया था, 9वीं अनुसूची में डाल दिया था, ठीक है, 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में इसको डाल दिया था। याद करिए कल की क्लास में मैंने बताया था 9th शेड्यूल में अगर कोई डाल देती है कोई कानून, कोई मामला, तो वो कानून क्या है भैया, उस कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट में क्या नहीं कर सकते, कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। बात को समझिएगा, चुनौती नहीं दे सकते। याद है ना कल पढ़ाया था? एक बार कमेंट में बताओ कि ये 9वीं अनुसूची क्या है, एक बार बताओ। तो यहां पर पंजाब सरकार ने ये भी गेम खेला था कि भैया इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया था और 9वीं अनुसूची में डालने के बाद कोर्ट में आप नहीं जा सकते। वो अगर कोई कानून बनता है और कोई जो सरकार है, जो विधानसभा है, वो 9वीं अनुसूची में अगर डाल देती हैं इसको, तो आप उसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, ये नहीं कह सकते कि भैया ये हमारे मूल अधिकार का हनन कर रही है। तो अब क्या हुआ भैया, ये जो गोलकनाथ ब्रदर्स थे, ठीक है, गोलकनाथ ने इस कानून को भी क्या कहा, इस कानून जो 9वीं अनुसूची में डाला जाता है, बात को समझिएगा, इन्होंने कहा, गोलकनाथ ब्रदर्स ने कहा कि ये जो कानून बनाया गया है कि 9वीं अनुसूची में किसी कानून को आप डाल दे रहे हो, हम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते, इसे भी कहा कि ये कानूनी सीमा से बाहर है। इन्होंने कहा, गोलकनाथ ब्रदर्स ने कहा कि कानूनी सीमा से बाहर है, सीमा से बाहर है, और इस 9th शेड्यूल में डालने वाले को भी चैलेंज कर दिया। किसको? कि भैया ये आप नहीं कर सकते, ये कैसे कर रहे हो। इसको भी चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में। क्या दे दी? इसको भी क्या कर दी? चुनौती दे दी, चुनौती दे दी। तो भैया क्या, ये 3 मामले को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, है ना, कि भैया मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, मेरी संपत्ति छीनी जा रही है, हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर छीनी जा रही है। अच्छा, ये जो टॉपिक है वो प्लीज़ एक बार बताएं कि आपको क्लियर हो रहा है ये टॉपिक या नहीं हो रहा है, एक बार बताएं। देखिए, अब जो ये लोग तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, अब कोर्ट को ये तय करना था यहाँ पर मेजर इश्यूज क्या थे हमारे पास, यहाँ पर मेजर इश्यूज क्या थे हमारे पास, मतलब ये जो मूल मुद्दे थे, आप ये कह सकते हैं मेजर बड़े मुद्दे ये थे यहाँ पर। चैलेंज कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि ये कानून जो पंजाब सरकार लेकर आई है, ये कानून जो है वो FR यानी मूल अधिकार का वायलेशन करती है, का हनन करती है या नहीं करती है या नहीं। ये फेमस केस है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये फेमस केस है। अब इस केस से कैसे पलट गया इतिहास, जो है वो मामला कैसे पलटा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये मेजर इश्यूज क्या थे कोर्ट के सामने, ये डिसाइड करना था कि ये जो कानून लेकर आई, ये कानून फंडामेंटल राइट का हनन करती है या नहीं करती है। और दूसरा ये था कि भैया क्या संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है या नहीं, संशोधन कर सकती है या नहीं। तो ये 2 मामले सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर सुनने थे, मतलब इस पर डिसीजन लेना था, है ना, कि FR का हनन कर रहा है वो जो कानून आया है कि भैया एक्वायर कर रहे हैं हम, ज़मीनें ले रहे हैं आपकी, अगर आप इतने से ज़्यादा 30 से ज़्यादा एकड़ नहीं रख सकते प्रति व्यक्ति। पहला तो ये डिसाइड करना था। दूसरा कि भैया क्या संसद जो है मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकती है, क्या मूल अधिकार को थोड़ा बहुत छीन सकती है, क्या परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, क्या कर सकती है या नहीं, ये डिसाइड करना था कोर्ट को। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में। अब
इसमें क्या हुआ, अब इसमें 11 जजेस की बेंच यहां पर बैठी हुई थी जिसको ये फैसला सुनाना था, जिसको ये फैसला सुनना था, ठीक है। अब इस 11 जजेस की बेंचेस ने यहां पर इस पर फैसला सुनाया 6:5 से। मतलब 6 जजेस का ये मानना था कि ये जो कानून आया है वो गलत है और मूल अधिकार एफआर का हनन कर रही है, और 5 जजेस का मानना था ऐसा नहीं है। अब जब 6 अधिक से अधिक जज ये मान रहे थे तो यहाँ पर क्या था भैया, ये तो सुनवाई यहाँ पर किसके फेवर में जाना था, गोलकनाथ जो ब्रदर्स थे उनके फेवर में यहाँ पर गई कि भैया किसी भी तरीके से अब जो पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने माना कि यहाँ पर क्या माना कि भैया कि किसी भी तरीके से जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट को संशोधन नहीं कर सकती। क्या माना यहाँ पर, इस केस में क्या फैसला यहाँ पर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि भैया किसी भी, गोलकनाथ जो केस था इसमें कहा किसी भी तरीके से संसद यानी पार्लियामेंट जो हमारी है, संसद मूल अधिकार का हनन या वायलेशन नहीं कर सकती है। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर बड़ा फैसला था जो इससे पहले के केस आपका शंकरी प्रसाद वाले केस में था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा नहीं है और ये जो सरकार कर रही है, जो संसद कर रही है वो सही है, लेकिन यहाँ पर बदल गया फैसला जो है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बदल दिया और कहा कि भैया किसी भी तरीके से संसद जो है मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती, ठीक है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसीजन दिया, बहुत बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन दिया और ये भी कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद अगर ये सोचती है कि 368 का प्रयोग करके वो एफआर यानी फंडामेंटल राइट में संशोधन कर देगी तो वो प्रोसेस भी आर्टिकल 13 का वायोलेशन करेगा। बात को समझिएगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्या कहा कि अगर ये संसद ये सोच रही है कि 368 मतलब आर्टिकल 368 का अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके क्या करेगी, एफआर में यहाँ पर परिवर्तन कर देगी और परिवर्तन करने के बाद ये कहेगी कि भैया ये जो हम परिवर्तन कर रहे हैं वो परिवर्तन यहाँ पर क्या है, ये परिवर्तन 13 का वायलेशन नहीं करता, आर्टिकल 13 का हनन नहीं करता, तो ये भी गलत है। 13 का हनन, 13 क्या कहता है, 13 ये कहता है ना भैया कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का अगर मतलब जो 13 ये कहता है कि अगर ऐसा कोई लॉ लाया जाएगा, है ना, ऐसा कोई कानून लाया जाएगा जो कि भैया लोगों के मूल अधिकार के अगेंस्ट होगा, मूल अधिकार के विरोध में होगा, तो वो कानून क्या होगा, असंवैधानिक होगा। 13 ये कहता है ना, 13 ये कहता है अगर कोई कानून यहाँ पर बनाया जा रहा है, कोई भी कानून संसद बना रही है और वो कानून लोगों के मूल अधिकार का वायलेशन कर रही है, हनन कर रही है, तो ये क्या होगा, वो कानून क्या होगा, वो कानून असंवैधानिक होगा, करार दिया जाएगा, वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 13 ये कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आगे इसी में कहा सुप्रीम कोर्ट कि अगर संसद ये सोच रही है कि भैया हम 368 के माध्यम से यहाँ पर अनुच्छेद 368 के माध्यम से फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर देंगे और ये कहेंगे, इसके पीछे बैकग्राउंड देंगे कि आर्टिकल 313 का हनन नहीं करता, तो ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो शंकरी प्रसाद वाले केस में यहाँ पर किया गया था कि हाँ 368 में यहाँ पर परिवर्तन करके और कहा था कि भैया ये जो है आर्टिकल 13 का हनन नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, 368 जो है वो क्या है, वो यहाँ पर क्या है, वो अलग है, इसे कानून ही नहीं माना था, इसे कानून ही नहीं माना था ना शंकरी प्रसाद वाले केस में कि ये जो 368 द्वारा यहाँ पर परिवर्तन किया जा रहा है वो हम कानून ही नहीं मानते। यहाँ पर शंकरी प्रसाद वाले केस में कहा था, लेकिन अब जब कानून ही नहीं मानेंगे, वहाँ पर ये था ना कि जब कानून ही नहीं मानेंगे तो ये 13 का महत्व ही खत्म हो जाएगा। 13 में तो ये कहा है ना कि कोई कानून लाती है अगर संसद, है ना, जो एफआर का हनन करता है, तो जब ये कानून ही नहीं मानेंगे तो 13 तो ये 13 का वायलेशन हो ही कहाँ रहा है। तो ये तो शंकरी प्रसाद वाले केस में ये इस तरह से ये एंगल बनाया था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया अगर 368 का आप ये सोच रहे हो कि 368 के द्वारा परिवर्तन कर दोगे और परिवर्तन के बाद आर्टिकल 13 का आप ये कहोगे महत्व खत्म कर दोगे, तो नहीं। 368 में अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं, 368 द्वारा अगर मूल अधिकार में आप परिवर्तन कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि आर्टिकल 13 का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या है भैया, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 को भी ऑर्डिनरी लॉ माना। मतलब आप भैया ये नहीं कर सकते कि 13, मतलब ये कहा कि ये नहीं हो सकता कि ये आर्टिकल आप जो परिवर्तन कर रहे हो वो आर्टिकल 13 से अलग होगा। नहीं, ये आर्टिकल 13 में ही आएगा। अगर आप कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि ये आर्टिकल 13 के तहत यहाँ पर परिवर्तन किया जा रहा है, ये भी एक कानून है। ठीक है, तो ये क्या है भैया, इसके अधीन माना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भैया, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या माना कि अनुच्छेद 368 के द्वारा अगर कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो वो आर्टिकल 13 के अधीन होगा। किसके अधीन होगा? आर्टिकल अनुच्छेद 13 के अधीन होगा। बात समझ में आ रही है चीजें? अब ये जो जजमेंट आया, अब इसका क्या मतलब था? ये टोटल जो जजमेंट आया वो ये मेन जो जजमेंट था वो यही था कि भैया किसी भी तरीके से संसद मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती है ना। मतलब आप अब 368 के द्वारा परिवर्तन नहीं कर, क्या मतलब जो यहाँ पर ये ब्रदर्स थे, इन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, वो यही दिया कि भैया कि एफआर में आप क्या नहीं कर सकते, एफआर में संशोधन नहीं कर सकते। मतलब अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके यहाँ पर मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। इस मामले में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब ये जब फैसला आया तो फैसला भैया ये किसके लिए, किसके अगेंस्ट था? संसद पार्लियामेंट के अगेंस्ट था, सरकार के अगेंस्ट था, है ना। अब ये जजमेंट सभी विधानसभा और संसद के लिए बड़ा झटका था, है ना। तो अब भैया इसी को खत्म करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुनाया था, यहाँ पर इसको खत्म करने के लिए क्या किया हमारी संसद ने, क्या किया, यहाँ पे 24वां संविधान संशोधन यहाँ पर संसद लेकर आई। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये क्या हमने क्या देखा कि भैया ये जो गोलकनाथ केस था, इस केस में क्या किया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया साफ साफ, क्या कहा कि भैया आप जो है मूल अधिकार में परिवर्तन संशोधन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके आप मूल अधिकार में बदलाव नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये साफ साफ यहाँ पर कहा। अब जब ये कह दिया कि तो भैया संसद के पास यहाँ पर खलबली मच गई, यहाँ पर संसद और विधानसभाओं में। अब जब ये अगर नहीं कर सकते थे, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो मानना था उसके हिसाब से सरकार संसद चलती, तो यहाँ पर एफआर में क्या था, एफआर में आप परिवर्तन नहीं कर सकते थे, मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकते थे, है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हटाने के लिए संसद ने, पार्लियामेंट ने क्या किया, यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन यहाँ पर हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट लेकर आई। क्या लेकर आई भैया? 24वां संविधान संशोधन। ये क्या है 24वां संविधान संशोधन? अब हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 24th अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था वो क्या है, वो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब उसी को खत्म करने के लिए, किसको खत्म करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि भैया आप नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, आप मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, अनुच्छेद 368 को, इसी को खत्म करने के लिए 24वां संविधान संशोधन यहाँ पर लेकर आई। इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो लेकर आई थी। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये इंदिरा गांधी की सरकार इसे लेकर आई और यहाँ पर 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया, यहाँ पर संशोधन किया गया संविधान में। और संशोधन का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ को संविधान में कोई परिवर्तन करना, मतलब किसी चीज़ को जोड़ना या घटाना संविधान में। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जोड़ा गया संविधान में, क्या जोड़ा गया, संविधान में 24वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 13(4) जोड़ दिया गया, मतलब ऐड किया गया। अब ये 13(4) क्या है, किसी को मालूम है? एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में, किसी को मालूम है 13(4) क्या है? देखिए 13(4) जोड़कर यहाँ पर 13(4) में ये लिखा गया कि भैया कोई भी आर्टिकल 368, अगर 368 का प्रयोग करके अनुच्छेद, यहाँ पर कहा गया 13(4) में लिखकर कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग, संसद ने 13(4) जोड़ते हुए 13(4) में ये लिख दिया कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके अगर संवैधानिक संशोधन होता है, संवैधानिक, अभी मैं समझाता हूं क्या है संवैधानिक संशोधन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आएगा, के अंतर्गत
नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना कि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा था, यहाँ पर कहा था कि ये क्या, अगर आप ये कह रहे हो कोई परिवर्तन 368 के तहत कर रहे हो तो ये क्या है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत अधीन आएगा, है ना, यहाँ पर कहा था। और ये माना जाएगा कि आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 था, कह रहा था ना कि भैया अगर मूल अधिकार, कोई कानून ऐसा बनाया जाता है जो मूल अधिकार का हनन कर रहा हो तो वो इनवैलिड माना जाएगा वो कानून। अगर मूल अधिकार का हनन, कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है, मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो कानून इनवैलिड माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर 24वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, हमारी संसद थी, उन्होंने क्या किया, 13(4) जोड़ दिया संविधान में और कहा कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके, यानी 368 मतलब वही संविधान संशोधन कर रही है संसद पार्लियामेंट, तो इसका प्रयोग करके अगर संवैधानिक संशोधन होता है, कोई संशोधन किया जाता है संविधान में, तो वो क्या है, वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब 13 का उल्लंघन नहीं करेगा। 13 क्या कहता है, वही 13 कहता है ना कि एफआर, अगर कोई कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो एफआर का उल्लंघन कर रहा है तो वो क्या है, वो कानून असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। अब जब यहाँ पर ये लिख ही दिया कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आएगा, इस 13 के अधीन नहीं आएगा, 13 के क्या नहीं आएगा, अधीन नहीं आएगा, आप ये कह सकते हैं, अंतर्गत भी सही है, अधीन नहीं आएगा, तो मामला खत्म ही हो गया। अब संविधान में ही ये लिख दिया, ठीक है, संविधान में ही यह कानून बना दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल राइट में भी कर सकती है। इसका ये साफ साफ यहाँ पर आ गया कि भैया क्या, संसद जो है, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद संविधान के किसी भी भाग मतलब मूल अधिकार को लेकर, मूल अधिकार यानी भाग 3 में भी यहां पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसका ये मतलब हो गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग, मूल अधिकार में भी क्या कर सकती है, में भी संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है, अब क्या है, अब आपने देख लिया ना कि यहाँ क्या था, शंकरी प्रसाद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया नहीं कर सकती है, ठीक है, संशोधन नहीं कर सकती है बात ना। फिर यहाँ पर क्या आया भैया, ये जो ब्रदर्स थे, इन ब्रदर्स के केस में क्या हुआ भैया, गोलकनाथ ब्रदर्स के केस में, हिंदी और गोलकनाथ ब्रदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप यहाँ पर संशोधन नहीं कर सकते हो। पहले कहा कि संशोधन कर सकते हो, गोलकनाथ में कहा, शंकर प्रसाद में कहा संशोधन कर सकते हो, गोलकनाथ में कहा संशोधन नहीं कर सकते। अब जब ये बार बार सुप्रीम कोर्ट अंदर घुस रही थी, ये सब कर रही थी, तो संसद ने सोचा, इंदिरा गांधी ने सोचा, उस समय उन्हीं की सरकार चल रही थी, तो इन्हीं की सरकार थी, तो यही लेकर आई थी यहाँ पर इस संशोधन को, 24वें संविधान संशोधन को। तो संसद जब लेकर आई तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया अब भैया मामला ही खत्म करते हैं, और यहाँ पर ये जोड़ देते हैं, 13(4) जोड़कर ये कह देते हैं कि अनुच्छेद 368 के द्वारा कोई भी अगर प्रयोग करके संविधान संशोधन हो रहा है तो आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं है, इसके अधीन नहीं आएगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इससे साफ साफ रास्ता निकला है कि संसद संविधान के किसी भाग में यानी मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। बात क्लियर हो गई तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर हमें एक चीज़ और बार बार देख रहे हैं कि संसद कोई कानून लेकर आ रही है, फिर लोग वहाँ पर कहाँ पहुँच जा रहे हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जा रहे हैं, यानी कोर्ट, उच्चतम न्यायालय पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। तो जो उच्चतम न्यायालय पहुँच जा रहे हैं लोग, तो यहाँ पर क्या है, टकराव भी कभी कभी देखने को मिलता है पार्लियामेंट और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर क्या है, टकराव भी देखने को मिलता है। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे किस तरह से जुडिशियल रिव्यू वाला मामला है, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कई बार जुडिशियल रिव्यू के मामले में भी क्या है टकराव होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से पार्लियामेंट और कोर्ट के बीच में क्या टकराव है वो होता रहता है, वो भी हम लोग आगे देखने को मिलेगा, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी के लिए मानिए कि भैया यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने संविधान संशोधन आपको बताया जाएंगे आगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया मामला आपको। अब यहाँ पर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि 24वें संविधान संशोधन में अगर हम लिखने की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने क्या किया भैया, यहाँ पर, या फिर ये कह सकते हैं संसद ने या फिर इंदिरा गांधी की सरकार, आप ये कह सकते हो, संसद के द्वारा क्या किया गया, संसद के द्वारा गोलकनाथ निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए कह सकते हैं, को समाप्त
करने के लिए अनुच्छेद 368 का भाग 1 जोड़ा गया। ठीक है, और क्या किया गया? अच्छा, यहाँ पर जो 24वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या क्या किया गया? 13(4) जोड़ा गया अनुच्छेद, मतलब संविधान में अनुच्छेद 13(4) तो नहीं था, 4 जोड़ा गया। और क्या क्या जोड़ा गया यहाँ पर? और जोड़ा गया क्या? और अनुच्छेद 368 का भाग 1, ठीक है, यहाँ पर जोड़ा गया, भाग 1 जोड़ा गया, 368(1) ये जोड़ा गया। ठीक है, ये ठीक है। तो 368 का भाग 1 जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया? जिसमें यह स्पष्ट लिखा गया या स्पष्ट उल्लेखित किया गया, कह सकते हैं, उल्लेखित किया गया कि संसद क्या कर सकती है भैया? संसद को संविधायी शक्ति है, संविधायी शक्ति है, या फिर ये कह सकते हैं कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है, संविधान संशोधन की शक्ति है। ठीक है, तो ये 13(4) भी जोड़ा गया, और यहां पर क्या है? अनुच्छेद 368(1) में साफ साफ ये भी जोड़कर लिख दिया गया कि क्या? कि संसद क्या है? संसद को संविधायी शक्ति है। याद करिए, कल की क्लास में शुरुआत में मैंने बताया था ना, संसद की विधायी शक्ति और संविधायी शक्ति। तो संविधायी शक्ति में क्या मतलब है कि भैया यहां पर क्या है? संविधान में संशोधन कर सकती है, जोड़ सकती है, घटा सकती है, संविधायी शक्ति। और या फिर क्या कह सकते हैं? संसद जो है संविधान का संशोधन कर सकती है, इसके पास ये पावर है। ठीक है, और क्या किया गया? और यहाँ पर भैया 24वें संशोधन से ही अनुच्छेद जो 368 है उसके भाग 3 को भी जोड़ा गया। क्या भैया? इसी संशोधन में 24वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, कई बार मैं बार बार आर्टिकल लिखता हूँ, ऐसे आर्टिकल लिख देता हूँ, तो आप लोग कॉपी में अनुच्छेद ही लिखा करें, आर्टिकल ना लिखा करें। ठीक है, अनुच्छेद लिखे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या भी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 का क्या जोड़ा गया? का भाग 3 भी जोड़ा गया, मतलब 368 ये 3 इस तरह से ये जोड़ा गया। ठीक है, तो भाग 3 यहाँ पर क्या किया गया? जोड़ा गया, भाग 3 जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया? जिसमें स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया? स्पष्ट रूप से लिखा गया, उल्लेखित किया गया, आप ये कह सकते हैं, उल्लेखित किया गया कि भैया क्या किया गया? कि सामान्य विधि, बात समझिएगा, सामान्य विधि और संशोधन विधि अलग अलग है, अलग अलग है। और मैं समझाता हूं क्या मतलब है। और इसके द्वारा क्या 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 लिखा गया? और इसके द्वारा संसद क्या है? संसद को मूल अधिकार के संशोधन की शक्ति पुनः मिल गई, है ना, फिर से मिल गई, पुनः प्राप्त हो गई, कह सकते हैं, प्राप्त हो गई। बात को समझिएगा, क्या भाग 3 जोड़ दिया गया? 368 भाग 3 जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया? स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया? कि सामान्य विधि और संशोधन विधि अलग अलग हैं। मैंने शुरुआत में क्या पढ़ाया था भैया? सामान्य विधि का मतलब वही नॉर्मल, जब सामान्य विधि का क्या मतलब? जो संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, कोई विधेयक लाती है, कोई नॉर्मल कोई विधेयक ला रही है, और विधेयक फिर लोकसभा में पास हो रहा है, फिर राज्यसभा में पास हो रहा है, फिर राष्ट्रपति के पास जा रहा है, राष्ट्रपति मंजूरी दे रहा है, फिर कानून बन जा रहा है। तो ये क्या है? ये सामान्य विधि है। और संशोधन विधि क्या है? कि भैया किसी भाग में, संविधान के किसी भाग में क्या है? कोई चीज़ जोड़ा जाए या घटाया जाए। ठीक है, ये क्या है? ये संशोधन विधि है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कह रहा हूँ, संसद ने साफ साफ यहाँ पर क्या कर दिया? 368 का भाग 3 यहाँ पर जोड़ दिया, और इसमें लिख दिया कि भैया
सामान्य विधि और संशोधन विधि अलग अलग है, और जब अलग अलग होगी तो यहाँ पर क्या है भैया, आर्टिकल 13 ये संशोधन, हम कोई विधि नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर कोई कानून नहीं है। अगर ये सामान्य विधि होती, कौन सा, अगर ये 368 द्वारा अगर FR मूल अधिकार में अगर परिवर्तन कर रहे होते और इसे सामान्य विधि मान लिया जाता, ठीक है, सामान्य अगर विधि माना जाता तो कहीं ना कहीं ये सामान्य विधि, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है ना कि अगर कोई आप कानून बनाओगे, सामान्य विधि बनाओगे, तो वो अगर सामान्य विधि हमारे मूल अधिकार का हनन कर रही है तो वो सामान्य विधि असंवैधानिक करार दी जाएगी, इल्लीगल होगी, है ना, और उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस मामले में संसद ने साफ साफ कह दिया कि सामान्य विधि और संशोधन विधि दोनों अलग अलग हैं, और जो हम अगर 368 के द्वारा FR में अगर कोई परिवर्तन कर रहे हैं, मूल अधिकार में परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो सामान्य विधि के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, संशोधन विधि के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। तो संशोधन विधि के जब माध्यम से करेंगे तो वो कानून है ही नहीं, कानून माना ही नहीं जाएगा, तो अलग अलग है। यहाँ पर साफ साफ हो गया कि सामान्य विधि और संशोधन विधि दोनों अलग अलग है, और क्या भैया, इसके द्वारा संसद को मूल अधिकार के संशोधन की शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। चीजें क्लियर हो गई तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये मामला क्लियर हो गया कि भैया ये 24वें संविधान संशोधन ने गोलकनाथ निर्णय को पलट दिया, इसके प्रभाव को समाप्त कर दिया, है ना, समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर साफ साफ क्या निकल कर आया, कि मतलब यही निकल कर आया अंततः जो रिजल्ट है वही जो लास्ट मैंने आपको बताया कि संविधान संशोधन की शक्ति जो है वो, मतलब मूल अधिकार में भी संशोधन की शक्ति जो है वो संसद को मिल गई, पार्लियामेंट को प्राप्त हो गई, ठीक है। अब आगे जो है एक केस और आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। अब ये केस आप लोगों ने अगर पढ़ा है पिछली क्लासेस में केशवानंद भारती का केस, तो एक बार मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, नहीं पढ़ा है तो एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जिन्होंने क्लासेस सही से की होंगी वो यहाँ पर इस केस को सही से जाना होगा, केशवानंद भारती के केस को, और नहीं अगर आप लोगों ने स्किप किया होगा तो आगे हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से क्या है, ठीक है। अब ये क्या केस है, इसी मैटर में, ये जो मैटर अभी चल रहा है इसी मैटर में ये भी केस आया आगे चलकर। अब ये क्या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस है वो क्या है, वो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। एक बार अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर जो लोग देख रहे होंगे क्लासेस कर रहे होंगे वो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक कमेंट किया करें ताकि हम लोगों को भी एक बार थोड़ा सा लगे कि हाँ बच्चे क्लासेस कर रहे हैं, हमारा जो उत्साह है, हमारा जो मोटिवेशन है वो भी बढ़ सके, ठीक है। चलिए शुभम सराले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चैनल की लिंक दे रखी है मेरे चैनल की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।